हायर एजुकेशन से जुड़े छोटे या बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें डीके गुरु ट्यूटोरियल। साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल में आप सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पेपर 1 का जो पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड उनको खत्म कर लिया है। वहां पे कंप्लीट आपको 9 लेक्चर मिलेंगे, जहां पे जितने भी अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स पे वहां पे चर्चा किया गया है और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने आपको वहां पे समझाने की कोशिश की और मुझे लगता है मैं समझा भी पाया। आगे हम लोग जो यूनिट शुरू करने वाले हैं वो है यूनिट 2, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को, कि आखिरकार टीचिंग एप्टीट्यूड को कैसे पढ़ा जाए। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि किस तरीके से पढ़ के हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। क्योंकि एक धारणा बना हुआ है हम लोगों के अंदर, हम लोगों के जहन में, कि टीचिंग एप्टीट्यूड से मार्क्स उठाना दूसरे यूनिट की कंपैरेटिवली हार्ड होता है या फिर मुश्किल होता है। तो आज हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक पे कि आखिरकार इस टॉपिक से सबसे पहले मार्क्स उठाया कैसे जा सकता है। तो उठाने का बिल्कुल सटीक तरीका ये है कि ये वो टॉपिक है जहां से आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। क्योंकि यहां पे आपको टर्मोलॉजी प्रॉब्लम होता है, वर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, उसके साथ साथ यहाँ के जो सेंटेंस जो लिखे जाते हैं क्वेश्चन में वो आपको नहीं आते हैं समझ में। बाकी आप पढ़े होते हैं फिर भी उसको आंसर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जरूरी ये है कि आप इस यूनिट का स्पेशली कुछ ज्यादा अधिक क्वेश्चंस लगाएं, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अधिक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं, ताकि आप यहाँ पे वर्ड फ्रेंडली हो जाएं या फिर जो भी टर्मिनोलॉजी यूज होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप उस वर्ड्स को इजीली पकड़ पाएं जब एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाए। आज हम लोग चलिए बात करते हैं, ये तो था स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप अच्छा मार्क्स यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। हम लोग बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि आखिरकार रिसर्च मैथोडोलॉजी होता क्या है। तो अगर यदि बात करूं इस वर्ड का, तो रिसर्च मैथोडोलॉजी, जिसका हिंदी वर्ड जो है वो शोध अनुसंधान। अगर यदि हम रिसर्च के बारे में बात करें तो इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला जो है वो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसको तोड़ देंगे। तो पहला जो होगा RE रिसर्च, री यहाँ पे आ जाएगा, बाकी जो बचा सर्च यहाँ पे ले लेंगे हम लोग। अगर यदि बात करें री का जब आप हिंदी मीनिंग ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा पुनः या फिर बार बार, जो चीजें पुनः या बार बार होने वाली हो। आगे यदि हम लोग देखेंगे सर्च का मीनिंग तो होता खोजना। इस दोनों को जब आप मिलाएंगे तो आपको मिलेगा बार बार खोजना या फिर पुनः खोजना, जिसको हम लोग एक दूसरा लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि एक नया पृष्ठ जोड़ना। सपोज कीजिए एक बुक है जिसमें 400 पेज ऑलरेडी है, उसमें आपने 2 पेज और जोड़ दिया। एक तरीके से ये भी क्या है, एक रिसर्च है। मतलब ये हुआ कि खोजी गई चीजों में थोड़ा सा अपनी ओर से आपने और ऐड कर दिया। होता क्या है वो देखिए कि आए दिनों हमारे समाज में या फिर सामाजिक प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। उन सारे सामाजिक प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए हम लोगों को रिसर्च करना पड़ता है। मतलब उस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए या फिर कहिए उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं ना। और जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो उससे जो आउटपुट निकल करके आता है वो उसका सॉल्यूशन होता है। तो कहने का मतलब ये है, आप सिंपल वे में बिल्कुल इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2010 का कोई यदि पर्टिकुलर प्रॉब्लम था, जैसे सपोज कीजिए कि 2010 में मलेरिया आया था। सपोज कीजिए, मुझे नहीं पता मलेरिया कब आया था, लेकिन ऐसा मान लीजिए कि मलेरिया एक बीमारी है जो मच्छर काटने से होता है, वो 2010 में आया था। तो 2010 में मलेरिया को लेकर के रिसर्च किया गया होगा कि आखिरकार इस चीजों को कैसे हम कम कर सकते हैं या फिर इस चीज के लिए कौन सी दवाई चाहिए होगी। तो वो रिसर्च कब किया गया होगा, 2010 में। सपोज कीजिए मलेरिया वाला ही लक्षण कोई एक अभी बीमारी हो जिसमें मलेरिया वाला ही लक्षण हो, लेकिन मलेरिया के दवाई से यदि वो ठीक ना हो रहा हो, तो क्या किया जाएगा, अब नए से फिर से रिसर्च किया जाएगा। लेकिन बेस क्या माना जाएगा, बेस माना जाएगा मलेरिया के दवाई को ही। क्योंकि देखिए उसमें लक्षण क्या पाया जा रहा है, सिम्टम क्या पाया जा रहा है कि मलेरिया में जो है वो भी इसमें भी पाया जा रहा है, उसके अलावा 1-2 कुछ अलग अलग है। तो एक बेस माना जाएगा मलेरिया को, फिर वहां से आगे बढ़ाया जाएगा और कुछ ऐड किया जाएगा, फिर उस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया जाएगा। तो बेसिकली इसी को कहते हैं हम लोग रिसर्च, कि जो भी सामाजिक प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन ढूंढे। और सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाता है, ऑलरेडी थोड़ा बहुत उस पर काम हुआ होता है
उसी काम को थोड़ा सा आगे बढ़ा देना या फिर उसमें एक पृष्ठ जोड़ देना या फिर अगेन, इसीलिए तो कहते हैं हम लोग कि बार बार खोजना मतलब रिसर्च। ठीक है, तो ये था बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बोलचाल के भाषा में मैंने ऐसे एग्जाम्पल देके आपको समझाया। अब थोड़ा सा देखते हैं कि आखिरकार इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। किताबी लैंग्वेज, क्योंकि हम लोग बुक वॉर्म्स हैं तो हम लोग को किताबी लैंग्वेज भी तो चाहिए होता है ना। हमने तो आपको बता दिया कि एक बुक है, उसमें ऐसे जोड़ दिए तो रिसर्च हो गया, तो ऐसे थोड़ी ना एग्जाम में चलेगा, है ना। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बच्चों वाले लैंग्वेज में, है ना। तो चलिए इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अनुसंधान मतलब रिसर्च, इसका हिंदी है, रिसर्च का हिंदी है। अनुसंधान वह प्रक्रिया है, वह क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है। कैसा है? क्रमबद्ध, मतलब एक के बाद दो जैसे आता है ना, वैसे ये क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों को उपयोग कर वर्तमान ज्ञान में वृद्धि, उसका विकास अथवा किसी नए तत्व को खोजने के लिए किया जाता है। इसको थोड़ा तोड़ मोड़ के देखते हैं हम लोग। कहना ये चाह रहा है कि जो रिसर्च है वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक प्रक्रिया होता क्या है? वैज्ञानिक प्रक्रिया का मतलब होता है कि जो चीजें, सपोज कीजिए यहाँ पे आप अगर यदि एक पत्थर फेंकते हैं और वो नीचे गिरता है तो मुंबई में भी फेंकेंगे तो नीचे ही गिरेगा ना। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये कर्म, मतलब ऐसा चीज है कि हर जगह होने वाला है और मतलब वही होगा हर जगह। ठीक है, ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है, क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया। क्रमबद्ध का क्या मतलब होता है? जैसे एक जो प्रोसेस पहले होता है वो हमेशा पहले होगा, उसके बाद दूसरा होगा, उसके बाद तीसरा होगा, उसके बाद चौथा होगा। तो ये क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक उपकरण को उपयोग कर। वैज्ञानिक उपकरण क्या होता है? वैज्ञानिक उपकरण का मतलब होता है वैसा उपकरण जो हम लोग अपने रिसर्च में यूज करते हैं ताकि उसका निष्कर्ष हम लोग निकाल सकें। ठीक है, वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग कर वर्तमान ज्ञान में वृद्धि, जो हम लोगों को चूंकि थोड़ा बहुत ज्ञान है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि मलेरिया का, उसका इलाज तो हम लोगों को आता है, लेकिन कि मलेरिया के ही सिम्टम पाए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा 2 सिम्टम और पाया जा रहा है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि हम लोग मलेरिया को उसको सुई दे के देखते हैं कि मलेरिया तो नहीं है, नहीं हुआ ठीक, तब न जाएगा वो रिसर्च में। तो वही चीज है कि वर्तमान ज्ञान में वृद्धि करता है। मतलब हम लोग का ज्ञान तो मलेरिया तक था लेकिन मलेरिया से ऊपर नहीं था, उसको क्या किया? वो रिसर्च ने बढ़ा दिया। आगे बात करते हैं उसका विकास, मतलब जो भी हमारे पास नॉलेज है उसको थोड़ा और डेवलप किया, अथवा किसी नए तत्व को खोजना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक नया वायरस आ गया, उसके लिए हम लोगों ने रिसर्च कर कोई एक दवाई निकाल लिया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बेसिकली कहेंगे अनुसंधान या फिर कहेंगे रिसर्च। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा पाया कि आखिरकार रिसर्च कहते किसको है। आगे हम लोग जब इसका विशेषताएं देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, तो हम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रिसर्च होता क्या है। पहला जो इसका विशेषता है वो ये है कि अनुसंधान की प्रक्रिया व्यवस्थित एवं सुनियोजित होती है। व्यवस्थित का क्या मतलब हुआ? एक के बाद दो, मतलब सारी चीज एकदम व्यवस्था के अनुसार होता है। ये नहीं कि पहले आपने डेटा इकट्ठा कर लिया, उसके बाद आप क्या करते हैं कि अपना प्रॉब्लम डिसाइड करते हैं कि मेरा प्रॉब्लम ये है। तो वो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। पहले आपको डिसाइड करना होगा आपका प्रॉब्लम क्या है, फिर आपको क्या करना होगा कि अपना हाइपोथेसिस सेट करना होगा। आपका हाइपोथेसिस जब सेट हो गया तब आगे आप जाकर के रिसर्च क्वेश्चन तैयार करेंगे, उसके बाद ना आप डेटा इकट्ठा करेंगे, उसके बाद ना डेटा को एनालाइज करेंगे, उसके बाद ना आप उस डेटा को कंपैरिजन करेंगे कि क्या एक दूसरे में संबंध है, उसके बाद ना आप निष्कर्ष निकालेंगे। सीधे निष्कर्ष तो नहीं निकाल लेंगे। तो जो एक प्रोसेस है वो प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा। कहने का मतलब ये व्यवस्थित एवं सुनियोजित प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरा जो है यह प्रक्रिया नवीन ज्ञान में वृद्धि करता है। जैसे यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि ज्ञान में वृद्धि करता है, विकास होता है, यहाँ पे विकास करता है ज्ञान में। दूसरा है कि गुणात्मक और परिणात्मक तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। हम लोग क्या करते हैं जब डेटा इकट्ठा करते हैं, 2 तरीके का डेटा होता है, गुणात्मक डेटा होता है, परिणात्मक डेटा होता है। गुणात्मक सिंपली आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे किसी के गुण से संबंधित हो कि सीता कितनी खूबसूरत है, तो ये गुणात्मक हो गया। परिणात्मक कोई एक नंबर डिजिट टाइप के, उस दोनों के बीच के संबंध या फिर दोनों को एक साथ एनालिसिस करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसको हम लोग क्या करते हैं? समराइज कर देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे प्रत्येक शोधकर्ता अपनी विधि होती है। अब क्या है कि देखिए अलग अलग जो प्रॉब्लम्स होते हैं, चूंकि एक प्रॉब्लम्स पे तो कोई काम नहीं करते हैं, सबका प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं। जब प्रॉब्लम जब अलग अलग होंगे तो उसका मेथड क्या होगा? अलग अलग होगा। चूंकि आपको मैंने कह दिया कि आपको यहां से
कहीं भी बोल देते हैं, अपने बगल घर के बगल में दो जगह को ले लीजिए, कहीं दो जगह बोल देते हैं कि यहाँ जाने कि यहाँ जाने, क्या आप दोनों एक ही रास्ते से जाओगे? नहीं, यहां से अगर चलेंगे तो ये इधर जाएगा, आप इधर जाएंगे ना। तो ठीक वैसे ही तो चूंकि आपका दो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, दो अलग अलग मुद्दे पे आप रिसर्च कर रहे होते हैं, तो आपका जो विधि होता है वो एक दूसरे से भिन्न होता है, अलग होता है। अगला बात करते हैं, प्रदत्तों के आधार पे परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। अब देखिए, परिकल्पना आप लोगों का थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार हाइपोथेसिस होता क्या, परिकल्पना होता क्या है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिए, पहले परिकल्पना क्या है, फिर इस सेंटेंस को भी समझ लेंगे। देखिए, परिकल्पना का मतलब होता है आपने जो टॉपिक चूज किया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। कुछ तो सोचते होंगे ना। जैसे सपोज कीजिए आपने टॉपिक चूज करके रखा है कि वी मार्ट या फिर बिग बाजार में क्या क्या चीज मिलता है, कुछ बिग बाजार से रिलेटेड आपका टॉपिक है सपोज कीजिए, और आपने ये सोच लिया है कि बिग बाजार में बिल्ली भी मिलता है, बिग बाजार में कुत्ता मिलता है, अच्छा बिग बाजार में और भी कुछ भी, आप अपने हिसाब से कुछ भी सोच सकते हैं। और फाइनली क्या करेंगे, जो भी सोचते हैं अपने टॉपिक के बारे में, आप जो भी सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कुछ भी सोच सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। जो चीज आप सोचते हैं बेसिकली अपने टॉपिक के बारे में, उसी को हम लोग कहते हैं परिकल्पना। आपका क्या परिकल्पना है, आपका क्या हाइपोथेसिस है अपने टॉपिक के बारे में। लेकिन क्या होता है, उसके बाद आपने तो यहां से सोच लिया कि बिग बाजार में ना कुत्ता भी मिलता है, अच्छा बिग बाजार में बिल्ली भी मिलता है, ठीक है। लेकिन अब उस चीजों को जस्टिफाई कैसे आप करेंगे, आप उस चीज को सही करेंगे ना, उस चीजों को कैसे आप बताएंगे कि हाँ वहां पे मिलता है। आप कह देंगे तो मान जाएगा कोई, नहीं ना। तो आप क्या करेंगे, पैदल चल के या गाड़ी से, जो भी आपके पास है उससे आप बिग बाजार पहुंचेंगे, वहां पे जाएंगे तो पता चलेगा कि वहां पे कुत्ता मिलता ही नहीं है। फिर आपका परिकल्पना क्या हो गया, असत्य हो गया, ठीक है। तो बेसिकली वही यहां पे कह रहा है कि प्रदत्त मतलब होता है कि डेटा जो आपने इकट्ठा किया या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठा किया उसके आधार पर परिकल्पना पुष्टि की जाती है। पुष्टि मतलब सही है या गलत है उसका पता लगाया जाता है। ये उम्मीद करते हैं बड़ा अच्छा से आपको समझाएं, समझ में आया होगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में पक्का लिख के हमको। आगे देखिए, शोध के निष्कर्ष को सामान्यीकरण किया जाता है। कहने का मतलब ये है, जब आप रिसर्च कर लेते हैं तो जो आपका निष्कर्ष निकलता है उसको आप क्या करते हैं, सामान्यीकरण कर देते हैं, मतलब एक तरीके से आप थ्योरी बना देते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं हम लोग, व्यक्तिगत पक्ष, भावनाओं आदि का ध्यान नहीं रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप बिग बाजार जाते हैं और जा करके माफ कीजिएगा, आप सोचते हैं कि बिग बाजार में कुत्ता बिल्ली मिलता है। ये आपका व्यक्तिगत भावना था ना, ये आप सोच रहे थे ना, कोई और तो नहीं कह रहा था ना। उसका कोई जगह मिला आपके रिसर्च पेपर में? नहीं मिला। बस वही चीज है यहाँ पे कि व्यक्तिगत भावनाओं या फिर व्यक्तिगत पक्ष, जो भी आपका पर्सनल थॉट है, वो चीज जरूरी नहीं है कि सत्य हो जाए, वो आपको जगह बिल्कुल नहीं देना है अपने रिसर्च पेपर में। दूसरा एग्जांपल इसके लिए हम लोग ये भी कह सकते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए आप कहते हैं कि मोदी जी ने जो जीएसटी लागू किया है ना वो बड़ा बेकार है, वो अच्छा नहीं है, करना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। उस पर आप रिसर्च किए, पता चला अधिकतर लोग कहते हैं कि नहीं भाई बहुत अच्छा है मोदी जी ने जो जीएसटी लाया है। तो आप तो सोच रहे हैं कि नहीं अच्छा है ना। अपने रिसर्च पेपर में ये बात तो आप नहीं लिख सकते हैं। अपने रिसर्च पेपर में ये लिखेंगे कि हमने जो प्रदत्त इकट्ठा किया, हमने जो डेटा इकट्ठा किया, उस डेटा में अधिकतर लोग ये कह रहे हैं इसलिए जीएसटी अच्छा है। तो वही कहना है कि व्यक्तिगत पक्षों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगला यदि बात करिए, कई चरणों में संपन्न किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग अपना प्रॉब्लम डिसाइड करते हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितना भी और काम हो चुका है उस काम को देखते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद अपना हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि अच्छा ये हो सकता है, ये प्रॉब्लम जैसे अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या करते हैं आप, उसके बाद अपना रिसर्च क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। रिसर्च क्वेश्चन तैयार करने के बाद क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या डेटा इकट्ठा करेंगे उसको तैयार कर लेते हैं। उसके बाद डेटा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद एनालाइज करते हैं। उसके बाद एनालाइज करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, फिर आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाता है। तो क्या होता है, कई चरणों में संपन्न होता है। क्या हुआ, चरण का मतलब क्या हुआ, कई प्रोसेस लगते हैं। जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले आपने टॉपिक चूज किया, उसके बाद ये किया, ये किया, ये किया, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज वो होता है, कई चरणों में संपन्न होता है। आगे की बात करें, या सामाजिक व्यवहारिक समस्याओं का हल निकालने के लिए, जैसे सामाजिक और व्यवहारिक समस्याएं कहते किसको हैं। सामाजिक समस्याएं ये हो गया कि मोदी जी तो बहुत बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण हुआ कितना, एक सामाजिक प्रॉब्लम है, इस पे हम लोग रिसर्च कर लेते हैं,
ठीक है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम या फिर व्यवहारिक प्रॉब्लम, जैसे कि कोई भी, जैसे अब मैंने आपको बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई एक वायरस वाला बीमारी आ जाता है, उसके लिए कोई रिसर्च हो गया, तो उस तरीके की चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक। ये किस तरह क्यों होता है रिसर्च, बेसिकली क्यों होता है रिसर्च, कहां से शुरू होता है, ये तो आपको पता ही होगा। रिसर्च शुरू तभी होता है जब कोई प्रॉब्लम हो। सपोज कि जो कोई प्रॉब्लम ही ना हो तो रिसर्च कहा है कि भैया, आप सोच के देखिए कि घर में आप बैठे हैं, आपको कोई काम नहीं है, क्या करते हैं, सोते रहते हैं। अगर कोई काम हो तो काम करते हैं ना, ठीक वैसे ही जब कोई प्रॉब्लम होता है तभी रिसर्च होता है। तो प्रॉब्लम कहां से निकल करके आएगा, प्रॉब्लम निकल करके आता है समाज से, प्रॉब्लम निकल करके आता है व्यवहारिक समस्याओं से, जो व्यवहार में जो काम लाए जाते हैं वहां पे जब प्रॉब्लम होता है तब हम लोग रिसर्च करते हैं। तो वही कहा जाता है कि यह सामाजिक व्यवहारिक समस्याओं का हल निकालने का प्रयोग में लाया जाता है रिसर्च को। उम्मीद करते हैं ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल भाषा में। आगे अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सीरियस होके कि आखिरकार क्या है रिसर्च का प्रोसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगला लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। यहाँ आप नहीं कवर करने वाले हैं, यहाँ जितना कवर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको हम रिसर्च समझा पाए और उसकी विशेषताओं को अच्छे से समझा पाए। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हर रोज आपको मिलता है एक लेक्चर पेपर 1 से संबंधित। बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाला हूँ यहाँ पे एमसीक्यू भी। तो मेरे साथ आप जुड़ जाइए यूजीसी नेट जून 2019 के प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन फटाफट पहुंच जाए।